हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफ़े में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन को पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इंपॉर्टेंट फंड्स को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। 3/4 मतलब 70%। परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत ही कम है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल से प्राप्त होता है, मतलब भूमि जल, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है? 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नित्यांत कमी झेलेंगे। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल एक विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल की कमी, वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनिहारियों के चित्र चित्रित हो जाते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकतया जल की कमी इसके अधिशोचन, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता हो? हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधों फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में भी क्रांति लाने की आवश्यकता है। ये कुछ केस स्टडी है, आप लोग देख सकते हैं। इजराइल के बारे में दिया गया है। ये आपका पानी की कमी को दिखाया गया है। आपने टेलीविज़न विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं, जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं। परंतु आपने सोचा होगा कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसी बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई है। उद्योगों को बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय में भारत की कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई है। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इससे कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की बात की है। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों
कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए भी खतरनाक है। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन JJM की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर के सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है। ये JJM क्या हो जाएगा? जल जीवन मिशन के तहत 55 लीटर पर व्यक्ति को दिया जाएगा पीने के लिए। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नलिखित डिग्रेडेशन होने से बचाएं। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज रिकॉर्ड बताते हैं कि हमने प्राचीन काल में सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं। प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ, ये इम्पोर्टेंट है। ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा घाटी की बाढ़ के जल को सुरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। ये पूछा जाता है आपका श्रृंगवेरा क्या है? एक तरह का है जल संग्रहण तंत्र है। ये आपका इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय वृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। ये पूछा गया है। कलिंग, उड़ीसा, नागार्जुन कोंडा, आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटक और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई। भोपाल झील भोजताल 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्री फोर्ट के क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास, एक विशिष्ट तालाब बनवाया गया था। ये पूछा जाता है हौज खास किसके द्वारा बनवाया गया है? तो इल्तुतमिश के द्वारा। ये हीराकुंड बांध को दिखाया गया है। ये किस नदी पर है? तो महानदी पर है। बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक हैं? परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते हैं। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए ही नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौसंचालन और मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, जहाँ एकत्रित जल के अनेकों उपयोग सम्मिलित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। ये पूछा जाता है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे है? सतलुज ब्यास नदी पे है। ये पूछा जाता है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। ये कुछ केस स्टडी है, हम लोग पढ़ते हैं। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जलभरण बनाती है। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, न कि इसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है जिसके ऊपर या अंदर
जल रुक रुक कर लगातार बहता रहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध के अलावा कई उप वर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध, मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देश्य परियोजनाओं को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया है। जवाहरलाल नेहरू गर्भ के से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। ये इम्पोर्टेंट है। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसके द्वारा कहा गया था? जवाहरलाल नेहरू। एक बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकीकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाती है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियों जल में डूब जाती है, जो कालांतर में अपघटित हो जाती है। बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के वृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? शायद जमींदारों और बड़े किसानों को, या उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को। गांव के भूमिहीन को लीजिए, क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं? सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तन कर दिया है, जहां किसान जल गहन और वाणिज्यिक फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकीय परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने के पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन NGO है जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। मूल रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने से पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया है। लोगों ने सोचा कि यह यातनाएं व्यर्थ नहीं की जाएगी। विस्थापन का शोक स्वीकार किया, यह विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार से वे मालामाल हो जाएंगे। पराया रिहंद के उत्तराजीवियों ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया, परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद जब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई, पूछते जा रहे हैं कि हमें एक देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया था। क्या आप जानते हैं
सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सम्मिलित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात 9490 गाँवों तथा 173 कस्बों तथा राजस्थान 124 गाँवों के सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों की जल को आवश्यकता को पूरा करेगी। ये इम्पोर्टेंट है। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर। और कौन कौन सा राज्य ये प्रभावित हो रहा है, मतलब यूज हो रहा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ये पूछा जाता है। क्या आप जानते हैं कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई है। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। ये 2 इम्पोर्टेंट है जल विवाद के लिए। एक आपका कोयना नदी विवाद हो गया आपका। कौन कौन सा? अभी तो तेलंगाना हो गया, तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र। और एक आपका है ये कृष्णा नदी विवाद। कृष्णा नदी के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। मुख्य नदियाँ और बांध, ये आपका मुख्य नदियाँ और बांध है। ये सलाल प्रोजेक्ट किस नदी पे है? ये आपका चेनाब नदी पे है, चेनाब नदी पर। ये पूछा गया प्रश्न है, यूपीएससी में पूछा गया था। और आपका क्या है? ये ब्यास नदी, ये भाखड़ा नागल, व्यास नदी सतलुज ब्यास पे है, सतलुज ब्यास पे है। ये आपका है नरोरा बांध किस पे है? ये आपका नरोरा है, ये गंगा नदी। ये सोन नदी हो गया आपका, सोन नदी रिहंद, ये आपका सोन नदी रिहंद। आपका एक है दामोदर है, मेथान और तिलैया, ये आपका मेथान और तिलैया। ये हीराकुंड महानदी पे, हीराकुंड पूछा जाता है ये आपका। और कौन सा है? चंबल कोटा बैराज है, ये पूछा जाता है। ये राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, ये किस नदी पर है? चंबल नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर, ये आपका नर्मदा नदी, और ये आपका परावारा गोदावरी नदी पर बनाया गया है। कोयना कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नागा अर्जुन भी कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और आपका एक और पूछा जाता है, ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर। और आपका ये कोटा बैराज है, ये आपका कोटा बैराज भी पूछा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई। और कौन सा बच गया? ये पेन्नार हो गया आपका, ये आपका तमिलनाडु। मेट्टूर, ये पूछा जाता है, मेट्टूर कावेरी, तमिलनाडु। पेरियार नदी पर भी ही है, ये आपका केरला। और तो कोई नहीं बचा, आप लोग देख लीजिएगा। नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्य में विफल हो जाने पर है। यह एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई है। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ अपितु बृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ।
बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह है कि यह तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती है। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। वर्षा जल संग्रहण। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते हैं। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में ने तो गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई है। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या था? गुल और कुल ना? हाँ, गुल और कुल, ये आपका क्या है? सिंचाई के लिए बनाई गई धारा। ये इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी भारत, विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादिन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण है। ये इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है खादिन इसके लिए, जल संरक्षण के लिए राजस्थान में। राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों, विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलोदी में एक घर में, ये आपका दिखाया गया है, 6.1 घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। टांका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न ये आपका दिखाया गया है। 1 मिनट, ये देखिए आपका, हाँ, इसको ये आपका दिखाया गया है वर्षा जल को कैसे हैंडपम्प के माध्यम से दिखाया गया है और ये आपका बेकार कुएं के माध्यम से पुनर्भरण हो गया है छत वर्षा जल। ये इम्पोर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है। पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जा सकता है। ये थोड़ा रोक करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। वर्षा जल संग्रहण की प्रारंभिक विधि को दिखाया गया है गड्ढानुमा बना करके, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचाता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था क्योंकि वो गंदा रहेगा। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रहण किया जाता था। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता था, मतलब 1 वर्ष के लिए। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पानी का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी, जैसे कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते थे क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे
ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। एक रोचक तथ्य है, मेघालय की राजधानी शिलोंग में छत वर्षाग्रहण संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मासिनराम, जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलोंग से 55 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित है और यह शहर पानी पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से ही होती है। ये आपका मेघालय में दिखाया गया है। ये है आपका, इसको दिखाया गया है। यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षाग्रहण संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध बारहमासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है क्योंकि उन्हें नल की पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथुर में ग्रामीण ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति जल वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था और इस गांव में वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यहाँ प्रयोग की जा रही वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, ठीक है, देख रहे हैं, इसके गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। ये आपको दिखाया गया है, ये कर्नाटका का है। छत जल संग्रहण थार के सभी शहरों में गाँव में प्रचलित था। ये आप लोग रोक के पढ़ सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, ये पूछा जाता है। मेघालय में ये ऐसा होता है। नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। ये आपका है, ये किस तरह दिखाया गया है। ये बांस के पाइप बना करके पानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। और 10 भराई के साथ यहाँ संग्रहण दक्षता 80% है। यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रहण और उपयोग कर सकता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षाग्रहण संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, तमिलनाडु ही एक ऐसा राज्य बन चुका है। आइए कुछ अभ्यास कर लेते हैं। नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित जल की कमी को अप्रभावित वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, करते हैं। अधिक वार्षिक वर्षा जल क्षेत्र, यह आपका हो गया अप्रभावित। अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, यह प्रभावित हो जाएगा। अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल, यह भी प्रभावित हो जाएगा। कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, ये अप्रभावित हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी है, ये तो सही है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव की नियंत्रण करके बाढ़ पर काबू पाती है, ये भी सही है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है, ये गलत है। यही होगा, नहीं है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है, ये तो सही है। यहाँ कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं, इसमें गलत पहचानें और दोबारा लिखें। ठीक है। शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद की है।
ये आपका अधिक अधिक हो जाएगा, अधिक उपयोग हो जाएगा यहाँ पर, सही नहीं, अधिक अधिक हो जाएगा। नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता। ये गलत है, नहीं होता, नहीं, प्रभावित होता है। गुजरात में साबरमती बेसिन से सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर किसान नहीं भड़के। ये तो बिल्कुल गलत है, भड़का है, ये लोग भड़के हैं। आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत्रवर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय हो रहा है। नहीं, अभी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर कुछ सजेशन देना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।